हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन जो है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो यानी जो सेंड्रोकोट्स है, ये किसने कहा है? तो ये जस्टिन ने कहा है। और इस बात की पहचान किसने करी कि ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता जुलता है? तो वो है विलियम जोन्स। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, जिसका अर्थ है निम्न कुल में उत्पन्न, शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो विशाख दत्त है वो किसके द्वारा बनाया गया है या कृत है, यानी किसके द्वारा रचित है? तो विशाख दत्त जो है वो जो विशाख दत्त हैं वो लेखक हैं, उनकी कृति है मुद्रा राक्षस। तो जो मुद्रा राक्षस है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा। और घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य, जिनका और एक नाम है विष्णुगुप्त, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, जिन्होंने जो है वो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद करी थी। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। तो जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये किसने लिखी है? तो ये कौटिल्य चाणक्य यानी विष्णुगुप्त ने लिखी है ये पुस्तक, जिसका संबंध जो है वो पॉलिटिक्स यानी राजनीति से है। अब यहाँ पर एक नोट है, यानी एक ध्यान देने वाली बात ये है कि कौटिल्य जो है यानी चाणक्य हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। यहाँ पर होगा वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए, यानी जो उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है और उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं। तो ये अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वामी, फिर अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना और मित्र। इसे ही जो है वो सप्तांग कहते हैं। ये जो है ये सातों राज्य के 7 अंग हैं, ये चाणक्य द्वारा बताए गए हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना और मित्र। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। तो जो चंद्रगुप्त है वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठे? तो 322 ईसा पूर्व में। और जो चंद्रगुप्त हैं वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो है वो कहाँ पर व्यतीत किया या बिताया? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय बिताया। फिर है चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और जो युद्ध की संधि शर्तें थी उनके अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैनी गुरु थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। किससे उन्होंने शिक्षा ली थी? तो जैनी गुरु जो थे भद्रबाहु, उनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। और उन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और उनकी पुत्री कार्नेलिया से उनकी शादी हुई। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान जो है वो चंद्रगुप्त को सेल्यूकस निकेटर ने दिए। मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, और उसकी पुस्तक है इंडिका। तो इंडिका को किसने लिखा? मेगस्थनीज ने। उनके जो उस पुस्तक में उसने क्या बताया कि मेगस्थनीज जो है उसके अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। यानी जब ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था तो इसने जो पुस्तक लिखी उसमें कहीं ना कहीं उस समय की जो प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था थी उसका दृश्य, उसका इसने पूरा जो है वो वर्णन किया है अपनी रचनाओं में।
तो इसके अनुसार क्या है कि सम्राट जब जनता के सामने आता था तो अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जो है वो जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में उसने क्या लिखा कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी जो है वो काठ का बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो ये जो है वो मेगास्थनीज का दृष्टिकोण था पाटलिपुत्र के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया। किसने? एप्पियानस ने। प्लूटार्क की अगर माने तो उनके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो है वो उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है वो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। जैसा कि हमने पढ़ा कि वो जैन धर्म को मानते थे, उनके उस धर्म के वो अनुयायी थे, तो उसी से संबंधित उपवास करते हुए जो है वो चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हो गई। फिर नेक्स्ट है उनके बाद बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे जो है अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ क्या है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी थी? तो मक्खलपुत्र गोसाल ने की थी। किसने? मक्खलपुत्र गोसाल ने। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबी के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन। बिंदुसेर के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। तो ये था कुछ मतलब बिंदुसार के बारे में कि उनके शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है जिनको दबाने के लिए उन्होंने पहले तो सुसीम को और बाद में फिर अशोक को भेजा। एथेनियस की यदि हम माने तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। किसने? तारानाथ ने, जो कि बौद्ध विद्वान थे। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। कौन? खल्लाटक। फिर है इनके बाद अशोक। तो देखो जैसे चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, वैसे ही अब बिंदुसार के उत्तराधिकारी हैं अशोक। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अगर हम बात करें अशोक की माता का तो अशोक की माता के बारे में तो उनका नाम था सुभद्रांगी और ये जो है वो दिव्य वेदांत के अनुसार है। राजगद्दी पर बैठने के समय जो अशोक है वो अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को जो है वो इन 3 भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इससे पहले हम पढ़ते हैं मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी के बारे में। तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग राष्ट्र की राजधानी तोसली, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णागिरी और प्रासी पूर्वी प्रांत उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। फिर एक नोट दिया हुआ है कि
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो ये दिया है तो ये है डॉक्टर जो है ये D.R. भंडारकर। अगर आप जैसे जल्दी में पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ गई तो इसको मैंने पढ़ दिया डॉक्टर भीमराव, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर। ये जो है इन्होंने अभिलेखों के आधार पर जो है अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया, D.R. भंडारकर ने। फिर है कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। तो जो कर्नाटक में कलाबुर्गी जिले का जो चित्तापुर तालुक के कनगनहल्ली से जो उभारदार मूर्ति शिल्प मिला, उस शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ जो है वो रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। फिर नोट है कनगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो अगर हम बात करें कनगनहल्ली की, जिसको हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये यहाँ पर कनगन होना चाहिए, कनगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो कनगनहल्ली कहाँ पर स्थित है? भीमा नदी के बाएं तट पर। ब्रावो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। जो ब्रावो अभिलेख है उसमें अशोक जो है वो स्वयं को मगध का राजा कहते हैं। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। देवनाम प्रियदर्शी किस राजा का नाम था? तो अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख हम 13वें शिलालेख में देख सकते हैं। जो प्लिनी है उनका कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ये किसका कहना है? प्लिनी का। फिर है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। जैसे चंद्रगुप्त ने जैन धर्म में दीक्षा ली थी, उसी तरह अशोक जो है उन्होंने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से। फिर एक नोट है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कल्हड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर जो है फिर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी पर्सनली जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था या फॉलोअर था। रुम्बिनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, या ये स्तंभ जो है उसकी आस्था का मतलब विशिष्ट आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। फिर है अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय। पर उससे पहले हम देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान और उससे संबंधित राज्य। तो जैसे कि शाहबाजगढ़ी ये स्थान है, यहाँ पर कौन सा राज्य संबंधित है? पेशावर यानी पाकिस्तान। मनसेहरा जो हजारा से संबंधित है पाकिस्तान। कालसी उत्तराखंड से, गिरनार गुजरात से, धौली और जौगढ़ उड़ीसा से, एर्रगुड्डी राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश से, सोपारा महाराष्ट्र से, रूपनाथ और गुर्जरा मध्य प्रदेश से, सासाराम बिहार से, भब्रू वैराट राजस्थान से, मास्की गोविमठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जंटिंग रामेश्वर कनगनहल्ली पालकी गुंडू ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। अहरौरा की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये उनके प्रमुख शिलालेखों के स्थान हैं। क्या है? स्थान है प्रमुख शिलालेखों के, और फिर उनसे संबंधित राज्यों को बताया गया है। अब हम देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय।
तो पहला शिलालेख जो है उसमें जो है पशु बल की निंदा की गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तो पहले में। तो इसीलिए मैं जो पढ़ रही हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। फिर जो दूसरा अभिलेख है, जो शिलालेख है, उसमें मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तो मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो दूसरे। फिर जो तीसरा है उसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के बाद दौरे पर जाएं, और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। चौथे शिलालेख की अगर बात करें तो इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवें शिलालेख की बात करें तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठे शिलालेख को देखें तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां शिलालेख जो है वो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां जो है शिलालेख उसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख बताता है, इसमें जो है वो धम्म की व्यवस्था की गई है, यानी धम्म जो है इस जो शब्द की जो है वो व्याख्या की गई है। तो ये किस शिलालेख में किया गया है, तो ऐसा किया गया है 11वें शिलालेख में। किसमें, 11वें शिलालेख में जो है वो धम्म की व्याख्या की गई है। फिर अगर बात करें 12वें शिलालेख की, तो इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। अगर हम देखें 13वां शिलालेख, तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है कि कलिंग युद्ध में किस तरह पूरा विनाश देखने के बाद अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है, और यही चीज़ जो है ये इस शिलालेख में बताई गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहाँ उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। तो जो ये है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक का है जो हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो जो ये युद्ध है कलिंग, ये किस शिलालेख में वर्णित है, तो ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये 13वें शिलालेख में वर्णित है और या फिर उल्लेखित है। अब अगर हम बात करें 14वें शिलालेख की, तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो ये काम किसने किया था, अशोक ने। कब, किस शिलालेख में इसका उल्लेख है, 14वें। इसमें जनता को उसने धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। फिर है अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है और महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। पूरा पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको जो है वो श्रीलंका भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अगर माना जाए तो अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजी मनचेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ग्रीक अरामाइक लिपि के अभिलेख हैं वो अफ़गानिस्तान से, खरोष्टी लिपि के अभिलेख शाहबाजी और मनसेरा के निकट उत्तर पश्चिम से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं।
ठीक है। ये बताया जा रहा है इसमें कि कहाँ कहाँ से जो है वो लिपियों के अभिलेख जो है वो मिले हैं। ये जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उत्तर पश्चिम। अब एक विशेष बात है कि जो खरोष्ठी लिपि हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। पर जो हम लोग जो लिपि लिखते हैं वो हम बाईं तरफ से स्टार्ट करके लिखते हैं, पर जो खरोष्ठी लिपि है वो दाईं तरफ से स्टार्ट करके लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा। अशोक के शिलालेख की खोज की अगर बात करें तो 1750 ईस्वी में पाट्रेदी फैनथैलर ने किया। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले अगर हम सफलता की बात करें तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ से? तो पहला प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिल्ली टोपरा का स्तंभ है, स्तंभ लेख अशोक का, वो जो है टोपरा से दिल्ली कौन सा शासक लाया? तो फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश से संबंधित है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। फिर है दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह अभिलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि टोपरा से दिल्ली लाया गया एक स्तंभ लेख, उसी प्रकार जो मेरठ में स्थित था ये स्तंभ लेख, इसको भी फिरोज शाह दिल्ली लाया। रामपुरवा जो है ये स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। किसने करी थी? कार्लायल ने करी थी इस स्तंभ की खोज, जो कि बिहार के चंपारण में स्थापित है। फिर है लौरिया अरेराज, ये भी चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर जो है वो मोर का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? मोर का चित्र बना हुआ है। ये मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए बना दिया है मोर। तो इस स्तंभ पर जो है वो मोर का चित्र बना हुआ है। किस स्तंभ पर या किस स्तंभ लेख पर? तो लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ लेख जो चंपारण में है बिहार में, उस पर मोर का चित्र बना हुआ है। ये थे अशोक के स्तंभ लेख। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। तो जो मंत्री, उसे प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म और दान विभाग का प्रधान, और सेनापति जो है वो सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज जो है वो राजपुत्र होते थे, द्वारिक राज की द्वार रक्षक, अंतर्वैदिक अंतापुर के अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता, संनिधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, और ये है प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष, प्रदेश ट्री कमिश्नर, पौर, नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्यानों और कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ये सब जो है वो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ हैं। या अगर कहें तो इनका जो ये मंत्री सारे हैं, ये इनका ये सारा काम है या इस भाग से ये संबंधित हैं। ये वर्णन यहाँ पर किया गया है। फिर है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो वो कौन सा अभिलेख है जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो वो अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख। अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां। अशोक के सबसे छोटे स्तंभ लेख की अगर बात करें तो वो है रुम्मदेई। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि जो है वो माफ़ कर दिया गया। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है।
प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। तो जो शारेकुना कंधार अभिलेख है अशोक का, वो किस लिपि में है? तो ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो उपधा परीक्षण क्या है? साम्राज्य के मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र की जांच परख। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। यानी जब अशोक राजा था, सम्राट था, उस समय कितने प्रांत थे मौर्य साम्राज्य में? तो 5 प्रांत थे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पद के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें, वो ग्राम थी, जिसका मुखिया क्या होता था? क्या कहा जाता था? ग्रामक। ठीक है। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज की यदि हम माने तो 30 सदस्यों का एक मंडल जो है वो नगर का प्रशासन करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था, और प्रत्येक समिति में जो है वो 5 सदस्य होते थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो नगर का प्रशासन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, और जो एक मंडल था जिसमें कि 30 सदस्य होते थे, करता था, जो कि 6 समितियों में बटा था। कितनी समितियों में बटा था? 6 समितियों में बटा हुआ था। और हर एक समिति जो है, हर एक समिति वो 5 हिस्सों में, मतलब 5 प्रत्येक समिति में जो है वो 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। तो 30 सदस्यों का एक मंडल, जिसमें 6 समितियां और हर समिति में 5 सदस्य। ये है मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो है नगर का प्रशासन। फिर है बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। यानी जो लोग बिक्री कर के रूप में जो मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, उसे बचाते थे, यानी उसे नहीं देते थे, उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। ये बात भी सही भी हो सकती है और नहीं भी, पर यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। तो जस्टिन ने किसकी सेना को लुटेरों की सेना कहा है? तो चंद्रगुप्त की सेना को। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो सेनापति होता था। कौन होता था? सेनापति। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। तो ये किसकी सेना की बात करी जा रही है? ये चंद्रगुप्त की सेना की बात करी जा रही है। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कुछ प्रशासनिक समिति और उनके कार्य के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि 30 मंडल, 6 समितियां, तो इधर समितियों के कार्य बताए गए। पहली समिति का कार्य था उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण। दूसरी समिति का कार्य विदेशियों की देखरेख। तीसरी समिति का कार्य जन्म मरण का विवरण रखना। चौथी समिति का कार्य था व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। पांचवी समिति का कार्य निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। छठी जो समिति है उसका कार्य बिक्री कर वसूल करना। ये समिति प्रशासनिक समिति और उनके कार्य थे।
फिर है सैन्य समिति और उनके कार्य। तो पहली सैन्य समिति जो है उसका कार्य था जल सेना की व्यवस्था, दूसरी का कार्य था यातायात और रसद की व्यवस्था, तीसरी पैदल सैनिकों की देखरेख, चौथी अश्वारोहियों की सेना की देखरेख और पांचवी राज सेना की देखरेख और छठी जो है वो रथ सेना की देखरेख। ये सैन्य समितियां हैं और ऊपर जो हमने पढ़ी वो समितियां थीं। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं, ऊपर भी पढ़ा हमने। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। किसके अधीन था? महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य को करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि तब मतलब किसे क्या कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले को गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को जो है वो सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। द्रोण किसके लिए प्रयोग होता था? अनाज की माप के लिए। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। किसने? मेगस्थनीज ने। कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो ये मेगस्थनीज का वर्णन है जिसमें उन्होंने जो भारतीय समाज है उसको 7 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में उन्होंने बांटा है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये जो वर्णन है ये किया है मेगस्थनीज ने। किसने किया है? मेगस्थनीज ने, भारतीय समाज का। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी? कश्मीर के राजा परवतक की सहायता ली थी। परवतक की सहायता से जो है वो नंद वंश के विनाश को चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और परवतक जो है वो कश्मीर के राजा थे। मौर्य शासन जो है वो कुल कितने वर्षों तक रहा? तो मौर्य शासन कुल 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। अगर हम भागवत पुराण की माने तो मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण की माने तो 9 राजा हुए। मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो था बृहद्रथ। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करी 185 ईसा पूर्व में और मगध पर जो है उसने शुंग वंश की नींव डाल दी। यानी यहीं से मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है और शुंग वंश की नींव पड़ जाती है। अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में था। तो जो अशोकाराम विहार है वो पाटलिपुत्र में था। तो जो मौर्य वंश है उसका अंत कैसे हुआ? तो उसका अंत हुआ था जो लास्ट शासक था बृहद्रथ, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के, जिसने अपने जो है वो शासक की हत्या कर दी और 185 ईसा पूर्व में, और अब जो है मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। और अगर एक लाइन में पूछा जाए अशोकाराम विहार कहाँ पर है तो वो पाटलिपुत्र में था। तो ये था हमारा पूरा मौर्य साम्राज्य। क्या था? मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।